बरसाना की लठमार होली के दौरान महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का ये विषय सोशल मीडिया और खबरों में काफी चर्चा में है। ताजा अपडेट्स और घटनाक्रम। फरवरी 2026। एक वायरल वीडियो का मामला। सोशल मीडिया कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें होली के नाम पर महिलाओं के साथ अनुचित व्यवहार और छेड़छाड़ दिखाई दे रही है। इन वीडियो ने देश भर में सहमति और सुरक्षा, कंसेंट एंड सेफ्टी पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कई लोगों का कहना है कि संस्कृति के नाम पर महिलाओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। 2. सुरक्षा इंतजाम। मथुरा और बरसाना प्रशासन ने 2026 की होली के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। पूरे क्षेत्र को 8 जोन और 16 सेक्टर में बांटा गया है। लगभग 4000 पुलिसकर्मी, पीएस, बड़ी ई पैक की टुकड़ियां और सादे कपड़ों में पुलिस तैनात की गई है। 3. एंटी रोमियो स्क्वाड। छेड़छाड़ रोकने के लिए प्रशासन ने एंटी रोमियो स्क्वाड और विशेष एंटी हुलिगन स्क्वाड, हुड़दंग विरोधी दस्ता तैनात किए हैं। एसएसपी श्लोक कुमार के अनुसार किसी भी महिला के साथ बदतमीजी करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। 4. निगरानी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों और संवेदनशील पॉइंट्स पर 150 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। 5. पिछली घटनाओं पर कार्रवाई। पुलिस ने पिछले साल के कुछ हुड़दंगियों की तस्वीरें भी जारी की हैं, जिन्होंने महिलाओं पर जबरन रंग डाला था या बदसलूकी की थी। उन्हें इस बार मेले में प्रतिबंधित करने और पहचान कर पकड़ने की योजना है। निष्कर्ष। प्रशासन का दावा है कि वे महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरी तरह सतर्क हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर भीड़ के बीच महिलाओं को असहज महसूस होने और छेड़छाड़ की खबरें हर साल चिंता का विषय बनी रहती हैं। ये सवाल सीधे तौर पर त्योहारों के दौरान महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चुनौतियों को दर्शाते हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे ऑन H72A पर नफरती नारेबाजी, पुलिस ने दर्ज किया केस। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के अंतर्गत आने वाले दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे ऑन H72A पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का एक प्रयास सामने आया है। घटना 26 फरवरी 2024 की रात की है, जब कुछ उपद्रवियों ने हाईवे की सार्वजनिक संपत्ति को नफरत फैलाने का माध्यम बनाया। घटना का मुख्य विवरण। हिंदू रक्षा दल से जुड़ी महिला कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने हाईवे के किनारे लगे क्रैश बैरियरों और दीवारों पर स्प्रे पेंट का इस्तेमाल कर विवादित संदेश लिखे। इन संदेशों में सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हुए लिखा गया था, मुसलमानों के लिए ये रोड नहीं है। ये कृत्य न केवल सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाला था, बल्कि सामाजिक ताने बाने को चोट पहुंचाने की भी कोशिश थी। पुलिस की कार्रवाई और कानूनी स्थिति। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। सहारनपुर के बिहारीगढ़ थाना पुलिस ने इस मामले में कदम उठाए हैं। एफआईआर दर्ज। पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS की धारा 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। ये धारा समूहों के बीच नफरत को बढ़ावा देने और सार्वजनिक शांति को भंग करने से संबंधित है। नारे मिटाए गए। स्थिति को नियंत्रित करने और किसी भी प्रकार के तनाव को रोकने के लिए पुलिस ने तुरंत हाईवे पर लिखे आपत्तिजनक नारों पर काला पेंट करवा दिया। डिजिटल साक्ष्य। पुलिस वर्तमान में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे उन वीडियो की जांच कर रही है जिसमें इन नारों को लिखते हुए दिखाया गया है, ताकि आरोपियों की पुख्ता पहचान हो सके। संगठन का विवादित तर्क। इस पूरे घटनाक्रम के बीच गाजियाबाद स्थित हिंदू रक्षा दल के प्रमुख पिंकी चौधरी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस कृत्य की जिम्मेदारी स्वीकार की है। उन्होंने एक बेहद विवादित तर्क देते हुए कहा कि चूंकि एक विशेष समुदाय कथित तौर पर टैक्स नहीं देता, इसलिए उन्हें हाईवे जैसी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार नहीं है। निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति। फिलहाल सहारनपुर पुलिस वीडियो की सत्यता की पुष्टि कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। पुलिस प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करने की अपील की है।
कानपुर में 8 लाख रुपए की लूट की एक सामान्य जांच ने देश के सबसे बड़े वित्तीय घोटालों में से एक का पर्दाफाश कर दिया है। फरवरी 2026 के अंतिम सप्ताह में कानपुर पुलिस ने 1600 करोड़ रुपए के एक विशाल हवाला सिंडिकेट को बेनकाब किया है, जिसके तार सीमा पार तक जुड़े होने की आशंका है। छोटी लूट से बड़े घोटाले तक। मामले की शुरुआत 16 फरवरी 2026 को श्यामनगर में एक व्यापारी के साथ हुई 8 लाख रुपए की कथित लूट से हुई थी। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पीड़ितों के बयानों में झोल नजर आया। सीसीटीवी फुटेज और बैंक रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि उस दिन बैंक से 8 लाख रुपए नहीं बल्कि 3.20 करोड़ रुपए निकाले गए थे। इसी विसंगति ने पुलिस को एक गहरे राज की ओर मोड़ दिया। बैंकिंग प्रणाली पर बड़ा सवाल। जांच में जाजमऊ के स्क्रैप और टेनरी कारोबारी महफूज का नाम सामने आया। चौंकाने वाली जानकारियां इस प्रकार हैं। अकेले एक बैंक का डेटा, आईडीबीआई बैंक की सिविल लाइन शाखा के 14 खातों से पिछले 2.5 साल में 850 करोड़ रुपए की नकद निकासी की गई। विस्तृत नेटवर्क सिंडिकेट ने 12 अलग अलग बैंकों में 68 खाते खोल रखे थे, जिनसे कुल 1600 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। केवाईसी में बड़ी चूक। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी 68 खातों का केवाईसी एक ही पते पर दर्ज था, जिसे बैंक पकड़ने में नाकाम रहे। गिरफ्तारियां और संदिग्ध संबंध। पुलिस ने अब तक इस गिरोह के 6 सदस्यों अब्दुल, सुभान, लारेब, जीशान, यासीन और मुजाहिद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मास्टरमाइंड महफूज अभी फरार है। जांच में सामने आया है कि इस सिंडिकेट के नेटवर्क दिल्ली, कश्मीर और नेपाल तक फैले हुए हैं, जिससे इसके तार देश विरोधी गतिविधियों और हवाला कारोबार से जुड़े होने का गहरा संदेह है। वर्तमान कार्रवाई और अगला कदम। कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसियों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 1. केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग, जीएसटी और आरबीआई को औपचारिक रूप से जांच में शामिल होने के लिए पत्र लिखा गया है। 2. बैंकों की भूमिका। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इतनी भारी नकद निकासी के बावजूद बैंकों ने एसटीआर, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट क्यों जारी नहीं की? क्या इसमें बैंक अधिकारियों की भी मिलीभगत थी? एक छोटी सी लूट की रिपोर्ट ने बैंकिंग सेक्टर की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ये लोग ये मोबाइल को ले रहे हैं। अरे इसको भी बैठाओ, ये इसको भी बैठाओ जी। एक्यूज कर रहे हो तो बाद में कहां का बताओ यार, बदलो भाई। हां करेंगे। हां ये 1 मिनट, ये इसको यह घटना वाकई विचलित करने वाली है और हमारे सिस्टम की उन कमियों को उजागर करती है जहां चंद मिनटों की देरी एक परिवार को उम्र भर का दर्द दे गई। सिस्टम की विफलता और एक बेटे का संघर्ष। छतरपुर की दर्दनाक दास्तां। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं और सरकारी दावों दोनों को झकझोर कर रख दिया है। 27 फरवरी 2026 को एक बेटे ने अपने पिता को बचाने के लिए सड़क पर जो जद्दोजहद की, वो स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। क्या है पूरा मामला? राजनगर क्षेत्र के तालगांव निवासी 65 वर्षीय जगदीश विश्वकर्मा अपने बेटे संतोष के साथ छतरपुर जा रहे थे। रास्ते में बरकुहा ग्राम के पास उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा। एम्बुलेंस का इंतजार। बेटे ने तत्काल 108 सेवा को कॉल किया, लेकिन मदद समय पर नहीं पहुंची। मजबूरी का सफर। जब कोई सरकारी मदद नहीं मिली तो संतोष ने एक लोडर वाहन, मालवाहक गाड़ी का सहारा लिया। ट्रैफिक की बाधा। अस्पताल पहुंचने की जल्दबाजी के बीच शहर के भारी ट्रैफिक ने रास्ता रोक लिया, जिससे इलाज में और देरी हुई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ मार्मिक वीडियो। इंटरनेट पर वायरल एक वीडियो में संतोष अपने पिता की जान बचाने के लिए चलती गाड़ी में उन्हें सीपीआर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। बदहवास बेटा अपने पिता से आंखें खोलने की मिन्नतें कर रहा था, लेकिन जब तक वे जिला अस्पताल पहुंचे तब तक जगदीश विश्वकर्मा की सांसें थम चुकी थीं। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिम्मेदारों का पक्ष। इस हृदय विदारक घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया है। 1. जांच के आदेश। सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता ने 108 एम्बुलेंस के देरी से पहुंचने के कारणों की जांच के निर्देश दिए हैं। 2. कार्रवाई का आश्वासन। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ड्यूटी में लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये घटना केवल एक मौत नहीं, बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और आपातकालीन ट्रैफिक प्रबंधन की एक सामूहिक विफलता है।
ये घटना वाकई में किसी रोंगटे खड़े कर देने वाली थ्रिलर फिल्म के सीन जैसी लगती है, लेकिन दुखद बात यह है कि यह हकीकत है। ग्रेटर नोएडा से आई यह खबर सुरक्षा और कानून के प्रति बेखौफ रवैये को दर्शाती है। ग्रेटर नोएडा, 4,000 रुपए के तेल के लिए थार ड्राइवर की हैवानियत। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने न केवल ईंधन चोरी किया, बल्कि विरोध करने पर एक कर्मचारी की जान लेने की कोशिश भी की। घटना का मुख्य विवरण। आरोपी हर्ष, 22 वर्ष, जो बिना नंबर प्लेट की काली थार चला रहा था। समय 27-28 फरवरी 2026 की दरमियानी रात। स्थान धूम मानिकपुर स्थित पेट्रोल पंप और दादरी बाईपास। वारदात का सिलसिला। 1. धोखाधड़ी और चोरी। आरोपी हर्ष ने अपनी थार में लगभग 4,400 रुपए का डीजल भरवाया। भुगतान के समय उसने ऑनलाइन पेमेंट का झांसा दिया और मौका देखते ही गाड़ी भगा ली। 2. जानलेवा हमला। पंप कर्मचारी कुलदीप शर्मा ने हिम्मत दिखाते हुए अपनी मोटरसाइकिल से थार का पीछा किया। दादरी बाईपास के पास आरोपी ने कुलदीप को टक्कर मार दी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 3. 10 किलोमीटर तक का खौफनाक मंजर। टक्कर के बाद कुलदीप की बाइक थार के अगले हिस्से में फंस गई। आरोपी ने गाड़ी रोकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी और बाइक को करीब 7 से 10 किलोमीटर तक घसीटा। सड़क पर रगड़ लगने की वजह से बाइक से चिंगारियां निकलने लगीं और अंततः उसमें आग लग गई। पुलिस की कार्रवाई और वर्तमान स्थिति। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए लोहारली टोल प्लाजा के पास घेराबंदी की और थार को रुकवाकर आरोपी हर्ष को गिरफ्तार कर लिया। कानूनी धाराएं। आरोपी पर चोरी, लापरवाही से वाहन चलाने और हत्या के प्रयास, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित का हाल। घायल कुलदीप शर्मा फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं। राहत की बात यह है कि उनकी हालत स्थिर है। एक विचार। ये घटना दिखाती है कि कैसे एक छोटी सी चोरी को छिपाने के लिए अपराधी किसी की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। बिना नंबर की गाड़ी और इस तरह का दुस्साहस समाज के लिए एक गंभीर चेतावनी है। आज दिनांक 27 फरवरी को थाना बादलपुर क्षेत्र के अंतर्गत एनटीपीसी कट के पास पेट्रोल पंप पर एक थार सवार चालक ने पेट्रोल भरवाया तथा पेट्रोल भरवाकर वहां से भागने लगा। पेट्रोल पंप के सेल्समैन ने उस गाड़ी का पीछा किया, जिसको आगे चलकर थार चालक ने सेल्समैन को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मोटरसाइकिल गिर गई और वह घायल हो गया। सेल्समैन कुलदीप शर्मा को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है, जो उपचाराधीन है। उसकी स्थिति सामान्य है। कार चालक हर्ष सन ऑफ मनोज, जो कि सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है, उसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है तथा उसकी गाड़ी थार को भी जब्त कर लिया गया है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एआई समिट विरोध प्रदर्शन। युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिप को मिली जमानत। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने भारतीय युवा कांग्रेस आईवाईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप को बड़ी राहत दी है। 28 फरवरी 2026 की देर रात हुई एक नाटकीय सुनवाई में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। यह मामला भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए हंगामे और प्रदर्शन से संबंधित है। आधी रात को सुनवाई और कोर्ट का रुख। शनिवार को चिप की 4 दिनों की पुलिस हिरासत समाप्त हो रही थी, जिसके बाद उन्हें रात लगभग 12:30 बजे ड्यूटी मजिस्ट्रेट वंशिका मेहता के समक्ष पेश किया गया। पुलिस की दलील। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चिप की हिरासत को 7 और दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की थी। पुलिस का तर्क था कि साजिश की गहराई तक जाने के लिए अभी और पूछताछ जरूरी है। कोर्ट का फैसला। मजिस्ट्रेट ने पुलिस की मांग को खारिज कर दिया। अदालत का मानना था कि पुलिस हिरासत बढ़ाने के लिए कोई ठोस या नया आधार पेश नहीं कर सकी। शर्तें। कोर्ट ने चिप को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि सुरक्षा और जांच के मद्देनजर उन्हें अपना पासपोर्ट और सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, फोन, लैपटॉप आदि कोर्ट में जमा करने होंगे। क्या था पूरा विवाद? यह पूरा मामला 20 फरवरी 2026 को प्रगति मैदान के भारत मंडपम में शुरू हुआ था, जहां इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन किया जा रहा था। एक अनोखा विरोध। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने समिट के दौरान सुरक्षा घेरा तोड़कर शर्टलेस, बिना शर्ट के प्रदर्शन किया। उनके शरीर पर भारत अमेरिका व्यापार समझौतों के विरोध में और सरकार विरोधी नारे लिखे हुए थे। 2. मुख्य साजिशकर्ता का आरोप। दिल्ली पुलिस ने उदय भानु चिप को इस पूरे विरोध प्रदर्शन का मास्टरमाइंड और मुख्य साजिशकर्ता करार देते हुए गिरफ्तार किया था। 3. अब तक की गिरफ्तारियां। इस मामले में चिप समेत अब तक कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। विशेष नोट। इसी मामले में युवा कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को पहले ही कोर्ट से अंतरिम अग्रिम जमानत मिल चुकी है, जिससे संगठन को कानूनी मोर्चे पर थोड़ी राहत मिली है।
ये दिल्ली की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ है। जिस मामले ने सालों तक सुर्खियां बटोरी, उसमें अदालत का ये निर्णय आम आदमी पार्टी के लिए एक नई संजीवनी जैसा है। शराब नीति मामला, अदालत का बड़ा फैसला, केजरीवाल और सिसोदिया सभी आरोपों से मुक्त। 27 फरवरी 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 23 अन्य आरोपियों को दिल्ली आबकारी नीति, शराब नीति मामले में बरी कर दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए उन्हें सभी आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया। अदालत के कड़े तेवर और फैसले के आधार विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने फैसले के दौरान सीबीआई की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि एजेंसी के पास आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं थे और पूरा मामला केवल निराधार अनुमानों पर टिका हुआ था। अदालत ने यह भी साफ किया कि शराब नीति बनाने की प्रक्रिया में न तो कोई आपराधिक मंशा थी और न ही किसी व्यापक साजिश के प्रमाण मिले। जज ने सीबीआई की जांच को पूर्व नियोजित और कोरियोग्राफ बताते हुए कड़ी फटकार लगाई और जांच अधिकारी के विरुद्ध दोषपूर्ण जांच की जांच करने के आदेश भी जारी किए। इसके अलावा सरकारी गवाहों अप्रूवर्स के बयानों को बार बार दर्ज करने की प्रक्रिया को भी अदालत ने कानून के सिद्धांतों के खिलाफ माना। सियासी सरगर्मी और वर्तमान स्थिति। इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी आप ने इसे सत्य की विजय करार दिया है। फैसले के तुरंत बाद मीडिया से बात करते हुए अरविंद केजरीवाल काफी भावुक दिखे। अपनी इस कानूनी जीत के बाद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने हनुमान मंदिर जाकर मत्था टेकने का कार्यक्रम बनाया है। दूसरी ओर सीबीआई ने इस हार को स्वीकार करने के बजाय दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। एजेंसी ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए तर्क दिया है कि कोर्ट ने जांच के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया है। यह फैसला आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी चुनावों से ठीक पहले उनके शीर्ष नेतृत्व को इस बड़े विवाद से छुटकारा मिल गया है, जो पार्टी की राजनीतिक छवि के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको 4 गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मेरे को, मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। ये वाकई दिल को छू लेने वाली रिपोर्ट है। केरल से आने वाली ये कहानियां न केवल सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल है, बल्कि ये दिखाती हैं कि मानवता का धर्म सबसे ऊपर है। केरल, जहां मंदिर की घंटियों और इफ्तार की अजान के बीच पनपता है भाईचारा। केरल से फरवरी 2026 में सामने आई कहानियां एक बार फिर यह साबित करती हैं कि यहां का सामाजिक ताना बाना नफरत से कहीं अधिक मजबूत है। रमजान के इस पवित्र महीने में राज्य के मंदिरों ने न केवल अपने द्वार खोले, बल्कि प्रेम और सद्भाव की एक नई इबारत लिखी है। 1. मंदिर के आंगन में इफ्तार, कासरगोड की मिसाल। कासरगोड के ऐतिहासिक श्री पूबनम कुझी मंदिर में 27 फरवरी 2026 को एक अद्भुत दृश्य देखा गया। मंदिर के पुनः प्रतिष्ठा उत्सव रिकॉन्सिक्रेशन फेस्टिवल के दौरान मंदिर समिति ने महसूस किया कि उनके मुस्लिम पड़ोसी रोजे के कारण मंदिर के अन्नदान, सामूहिक भोज में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। इस दूरी को मिटाने के लिए समिति ने मंदिर के प्रांगण में ही सामूहिक इफ्तार का आयोजन किया, जहां मुस्लिम भाइयों ने मंदिर की पवित्रता के बीच अपना रोजा खोला। 2. आस्था और कर्तव्य का मिलन। त्रिशूर की वायरल तस्वीर। त्रिशूर के पादुर पुथुकावु मंदिर उत्सव के दौरान एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया। इसमें मुस्लिम महावत सैनुद्दीन को मंदिर के हाथी के पास बैठकर रोजा खोलते देखा गया। मंदिर समिति ने उनके लिए विशेष रूप से भोजन का प्रबंध मंदिर के भीतर ही किया था। ये तस्वीर इस बात का प्रतीक बन गई कि भक्ति और फर्ज के बीच कोई दीवार नहीं होती। परंपरा और सहयोग का गहरा इतिहास। केरल में मंदिरों द्वारा इफ्तार का आयोजन कोई अचानक हुई घटना नहीं, बल्कि एक गहरी सांस्कृतिक जड़ है। कृतज्ञता का भाव। मलप्पुरम के लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति विष्णु मंदिर और चाथंगडू श्री महाविष्णु मंदिर जैसे स्थानों पर यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। अक्सर इन मंदिरों के जीर्णोद्धार में स्थानीय मुस्लिम परिवारों ने बढ़ चढ़कर आर्थिक सहायता और श्रमदान किया है, जिसके जवाब में मंदिर समितियां सम्मान स्वरूप इफ्तार का आयोजन करती हैं। शाकाहारी सद्या इफ्तार।
इन आयोजनों की खास बात यह है कि यहाँ केरल का पारंपरिक शाकाहारी भोजन जिसे सद्या कहा जाता है परोसा जाता है। यहाँ धर्म पीछे छूट जाता है और केवल पड़ोसी होने का रिश्ता जीवित रहता है। निष्कर्ष, ऐसे समय में जब समाज अक्सर छोटी छोटी बातों पर बटा हुआ नजर आता है, केरल के ये मंदिर पूरे देश को शांति और सह अस्तित्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से सामने आई यह घटना वाकई चौंकाने वाली और चिंताजनक है। त्योहारों के समय जहां प्रशासन को अधिक सतर्क होना चाहिए, वहां विभाग की इस तरह की चूक जनस्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा बन गई है। हापुड़, मिलावटी मिठाइयों के निस्तारण में खाद्य विभाग की बड़ी चूक। होली के त्योहार से ठीक पहले मिलावटखोरों पर नकेल कसने निकली FSDA, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम खुद विवादों के घेरे में आ गई है। हापुड़ में हुई एक छापेमारी के दौरान विभाग की गंभीर लापरवाही ने न केवल प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई, बल्कि लोगों की जान भी जोखिम में डाल दी। क्या है पूरा मामला? एक मिठाई की दुकान पर छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में मिलावटी और एक्सपायर्ड मिठाइयां बरामद की गई थीं। नियम के मुताबिक ऐसी असुरक्षित खाद्य सामग्री को जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर नष्ट किया जाना चाहिए था, ताकि कोई इनका दोबारा इस्तेमाल न कर सके। लेकिन जिम्मेदारी निभाने के बजाय अधिकारियों ने इन जहरीली मिठाइयों को सड़क किनारे खुले कूड़ेदान में फेंकवा दिया। वीडियो हुआ वायरल, कूड़े से मिठाई ले गए लोग। अधिकारियों के वहां से हटते ही स्थिति और बिगड़ गई। जैसे ही टीम रवाना हुई, वहां मौजूद स्थानीय लोग और राहगीर कूड़ेदान पर टूट पड़े और फेंकी गई मिठाइयों के डिब्बे उठाकर अपने घर ले जाने लगे। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। अब तक की कार्रवाई और स्थिति। अधिकारियों पर गाज। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा सुनील कुमार ने इस लापरवाही को स्वीकार किया है। जांच टीम में शामिल 2 खाद्य निरीक्षकों RP गुप्ता और सहरीश सादात को कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य रिपोर्ट, लैब जांच में जब्त की गई बर्फी को पहले ही असुरक्षित और मिलावटी घोषित किया जा चुका है। प्रशासन की चेतावनी। प्रशासन अब लोगों से गुहार लगा रहा है कि वे कूड़े से उठाई गई इन मिठाइयों का सेवन बिल्कुल न करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकती हैं। ये घटना दिखाती है कि केवल छापेमारी करना काफी नहीं है, बल्कि जब्त किए गए जहर का सही निस्तारण भी उतना ही जरूरी है। जनता से भी अपील है कि वे मुफ्त या सस्ती मिठाई के लालच में अपनी और अपने परिवार की सेहत से समझौता न करें। हैदराबाद से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। खैरताबाद जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने 26 फरवरी 2026 को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में मिलावटी अदरक लहसुन का पेस्ट जब्त किया है। छापेमारी और गिरफ्तारी। पुलिस ने खैरताबाद के MS मक्ता इलाके में रेलवे गेट के पास स्थित एक घर पर छापा मारा। यहां JJ फूड्स के नाम से अवैध निर्माण इकाई चल रही थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 4000 किलोग्राम मिलावटी पेस्ट बरामद किया और इस मामले में 21 वर्षीय जसानी इलियान को गिरफ्तार किया है। हैरान करने वाली स्थितियां। जांच के दौरान जो तथ्य सामने आए वे काफी डराने वाले हैं। अस्वच्छता की हद। पेस्ट को खुले प्लास्टिक के टबों में धूल और मक्खियों के बीच तैयार किया जा रहा था। अवैध सामग्री। मौके से 20 लीटर एसिटिक एसिड, प्रिजर्वेटिव, 1000 किलो नमक और ग्राइंडिंग मशीनें बरामद हुई। फर्जीवाड़ा। कंपनी के पैकेट पर जो FSSAI लाइसेंस नंबर था, वो काफी समय पहले एक्सपायर हो चुका था। सप्लाई नेटवर्क और कानूनी कार्रवाई। यह असुरक्षित पेस्ट हैदराबाद के स्थानीय किराना स्टोरों, होलसेल मार्केट और कई रेस्टोरेंट्स में धड़ल्ले से सप्लाई किया जा रहा था। आरोपी के खिलाफ BNS की धारा 318(4) और 275 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। चेतावनी। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसा मिलावटी पेस्ट फूड पॉइजनिंग जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे केवल भरोसेमंद ब्रांड और वैध लाइसेंस वाले खाद्य पदार्थ ही खरीदें।
ये लखनऊ के निवासियों के लिए काफी चौंकाने वाली खबर है, खासकर तब जब हम त्योहारों की तैयारियों में जुटे हों। लखनऊ, होली से पहले एफएसडीए का बड़ा एक्शन, हल्दीराम के वेयरहाउस से भारी मात्रा में एक्सपायर्ड मिठाइयां बरामद। लखनऊ, 27 फरवरी 2026 होली के उल्लास के बीच मिलावटखोरों और लापरवाही बरतने वाले ब्रांड्स पर नकेल कसने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन एफएसडीए ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इस अभियान के तहत लखनऊ के फैजुल्लागंज स्थित प्रसिद्ध ब्रांड हल्दीराम की स्टोरेज वेयरहाउस पर छापा मारा गया, जहां से सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी सामने आई है। छापेमारी की बड़ी बातें, भारी मात्रा में जब्ती। जांच टीम ने वेयरहाउस से करीब 112 किलो 1.1 क्विंटल ऐसी मिठाइयां बरामद की जिनकी उपभोग तिथि एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। इसमें मुख्य रूप से सोन पापड़ी और राजभोग के पैकेट शामिल थे। मौके पर ही विनाश। इन एक्सपायर्ड मिठाइयों को बाजार में खपाने की कोशिश को नाकाम करते हुए प्रशासन ने इन्हें तुरंत मौके पर ही नष्ट करवा दिया। लैब भेजे गए सैंपल केवल एक्सपायर्ड माल ही नहीं, बल्कि ताजी दिख रही मिठाइयों, पेड़ा, रसगुल्ला, गुलाब जामुन और होली की खास गुजिया की गुणवत्ता पर संदेह जताते हुए उनके सैंपल भी लिए गए हैं, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए लैब भेजा गया है। शहरव्यापी अभियान। हल्दीराम के अलावा प्रशासन ने शहर के अन्य हिस्सों में भी कार्रवाई की, जहां से लगभग 55.91 लाख रुपए की संदिग्ध मिलावटी सामग्री, खोया और मसाले जब्त की गई है। चिंता का विषय, ब्रांड की साख पर सवाल। ये घटना इसलिए अधिक गंभीर है क्योंकि हल्दीराम जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड से ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की उम्मीद होती है। एक, त्योहारों पर खतरा। प्रशासन की सक्रियता से यह साफ है कि इन एक्सपायर्ड मिठाइयों को होली की भारी मांग के दौरान ग्राहकों तक पहुंचाने की योजना थी, जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकता था। 2, पुराना रिकॉर्ड। हाल ही में हैदराबाद में भी इसी ब्रांड के आउटलेट पर लेबलिंग नियमों के उल्लंघन और एक्सपायर्ड उत्पादों की खबरें आई थीं, जिससे अब ब्रांड के ओवरऑल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठ रहे हैं। आगे क्या? एफएसडीए अधिकारियों के अनुसार लैब से रिपोर्ट आने का इंतजार है। रिपोर्ट में मिलावट या मानकों की कमी पाए जाने पर संबंधित पक्षों के खिलाफ सख्त कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। का सुझाव, त्योहारों के समय मिठाई खरीदते समय हमेशा निर्माण और समाप्ति तिथि MFG एक्सपायरी डेट की जांच स्वयं भी जरूर करें। ये नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल से जुड़ी एक बेहद चिंताजनक खबर है। यहां एक मासूम बच्चे की जान स्कूल स्टाफ की लापरवाही के कारण खतरे में पड़ गई। घटना का सारांश, बस में छूटा 6 वर्षीय मासूम। 26 फरवरी 2026 को नोएडा के एमिटी इंटरनेशनल स्कूल सेक्टर 44 का यूकेजी में पढ़ने वाला एक छात्र सुबह बस में सो गया था। बस खराब होने के कारण बाकी बच्चों को दूसरी बस में शिफ्ट किया गया, लेकिन स्कूल स्टाफ की भारी चूक की वजह से सो रहे बच्चे पर किसी की नजर नहीं पड़ी। मुख्य विवरण, 7 घंटे का डरावना सफर। बच्चा स्कूल से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक सुनसान यार्ड में खड़ी बस के अंदर करीब 7 घंटे तक फंसा रहा। लापरवाही का आलम, स्कूल के रिकॉर्ड में बच्चे को अनुपस्थित दिखाया गया था, जबकि बस के रजिस्टर के अनुसार वो स्कूल आ चुका था। इस विसंगति ने स्कूल के सुरक्षा तंत्र पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। रेस्क्यू, दोपहर को जब बच्चा घर नहीं लौटा, तब परिजनों की सक्रियता के बाद उसे बस से बरामद किया गया। उस समय बच्चा पसीने से भीगा हुआ और बुरी तरह डरा हुआ था। अब तक की कार्रवाई, पुलिस जांच। नोएडा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा मानकों की अनदेखी के लिए जांच शुरू कर दी है। स्कूल का पक्ष, एमिटी प्रशासन ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल जैसे बस स्वीप को सुधारने का वादा किया है। महत्वपूर्ण सबक, ये घटना याद दिलाती है कि परिवहन के दौरान बस स्वीप, पार्किंग से पहले पूरी बस की जांच और अटेंडेंस के मिलान में की गई छोटी सी चूक भी जानलेवा साबित हो सकती है। आनी चाहिए यार, सुबह से हमारी सोचो क्या हालत हुई होगी। अरे तुम्हारी कम भाई, हमारी ज्यादा भाई। तुम्हारी मेरी कैसे बाप की कम हो सकती है? माँ की हालत देखो आप। बच्चे देख के हम घबरा गए कि सुबह 8 बजे गाड़ी खड़ी है भाई। शर्म करो यार, शर्म करो सच में।